वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 106 है। ठीक है, 40 प्रश्न तक हो गया था कल के टेस्ट में। इसमें आ जाइए 41 से लेकर हम इसमें 60 तक प्रैक्टिस करेंगे 20 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 नंबर का जो क्वेश्चन था वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से था। जब वो ओरिजिनेट होती है वहाँ पर क्या नाम होता उसका। ठीक है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या अंगसी ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, और ओरिजिन के समय जो उसका नाम होता है वो सांगपो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित खनिज उत्पादक राज्यों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, मतलब मिसमैच है। राजस्थान का खेतड़ी तांबा, बेलाडिला छत्तीसगढ़ का लोहा, झरिया झारखंड का कोयला और कोल्लम केरल यूरेनियम। देखिए, तांबा जो है वो राजस्थान के खेतड़ी में करेक्ट है, लोहा बेलाडिला छत्तीसगढ़ करेक्ट है, झरिया झारखंड ये भी ठीक है, कोयला। लेकिन ये जो यूरेनियम है वो है जादूगोड़ा झारखंड। ठीक है, केरल की जो मोनाजाइट रेत है उसमें तो थोरियम के भंडार हैं, यूरेनियम के थोड़ी हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, यूरेनियम भारत में यूरेनियम का जो उत्पादन है वो जादूगोड़ा झारखंड और तुम्मलपल्ले आंध्र प्रदेश में होता है। केरल के समुद्री तट की मोनाजाइट रेत में थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यूरेनियम नहीं। तांबे की बात करें, राजस्थान का झुंझुनू जिला खेतड़ी तांबा उत्पादन का ऐतिहासिक केंद्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगभग 89.97 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कारण पहाड़ी भूगोल और शहरी केंद्रों का सीमित विकास इसके मुख्य कारण है। राष्ट्रीय औसत भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 68.8% हिस्सा ग्रामीण है। न्यूनतम सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत गोवा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार 37.8% ही ग्रामीण आबादी है वहाँ शहरीकरण अधिक है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए। ये भूगोल का प्रश्न है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए गोल्डन ड्रॉप्स मानी जाती है? खरीफ की फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए, जायद फसलों के लिए, नकदी फसलों के लिए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रबी की फसलों के लिए। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इस रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो PDF फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान है जो जेट स्ट्रीम के साथ भारत पहुंचते हैं। लाभ की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में होने वाली हल्की वर्षा रबी की फसल विशेषकर गेहूं के दाने को पकने में मदद करती है। ठीक है, प्रभाव बारिश कम होनी चाहिए, लेकिन देखिए, हालांकि यह वर्षा कम मात्रा में होती है लेकिन इसकी कृषि उपयोगिता के कारण इसे महावट या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। नुकसान, अत्यधिक विक्षोभ कभी कभी ओलावृष्टि का कारण भी बनता है जिससे फसलों को नुकसान हो जाता है। नंबर 44 पर आ जाइए। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? अन्नाई मुडी है अन्नामलाई की। ठीक है, और डोडा बेटा नीलगिरी की। ऊंचाई, अन्नाई मुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है जो इसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बनाती है। अवस्थिति, यह केरल के इडुक्की जिले में अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है और यह हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध इराविकुलम नेशनल पार्क के पास है। तुलना अगर इसकी करें हम, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी वो है डोडा बेटा 2637 मीटर जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 45वें नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों और उनके राज्यों का गलत जोड़ा पहचानिए। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में, केगा परमाणु केंद्र कर्नाटक, नरोरा परमाणु केंद्र गुजरात और कुडनकुलम परमाणु केंद्र तमिलनाडु। तारापुर बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, महाराष्ट्र में है। केगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में है। कुडनकुलम तमिलनाडु। ठीक है, नरोरा तो उत्तर प्रदेश में है ना।
गुजरात में काकरापार है। तो नरोरा परमाणु केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात में स्थित जो परमाणु केंद्र है उसका नाम है काकरापार। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको याद रखिएगा। कुरनकुलम परमाणु केंद्र तमिलनाडु में एक और है कलपक्कम परमाणु केंद्र, वो भी तमिलनाडु में। रावतभाटा परमाणु केंद्र राजस्थान में है। काकरापार परमाणु केंद्र गुजरात में, और तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में, और कैगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में, और नरोरा उत्तर प्रदेश में। नंबर 46 पर आ जाइए। प्रश्न हिस्ट्री का। गलत युग्म की पहचान करनी है। साहित्यकार हैं और उनकी कृति। साहित्यकार कृति कादम्बरी कृति बाणभट्ट की रचना है। मेघदूत कालिदास की रचना है। मालती माधव भवभूति की रचना है। मृगनयनी केशवदास की रचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो इनकरेक्ट है वो डी है। केशवदास की तो रसिक प्रिया रचना है। मृगनयनी के वास्तविक रचयिता हैं वृंदावन लाल वर्मा, और यह ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर और उनकी रानी मृगनयनी की ऐतिहासिक प्रेम कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। ठीक है, मृगनयनी। बाकी केशवदास की बात करें तो केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम याद रखिएगा। उन्हें उनकी कठिन काव्य भाषा के कारण कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है केशवदास को। नंबर 47 अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह गुजरात से लेकर शुरू होकर दिल्ली तक फैली है, और यह वर्तमान में एक सक्रिय मोड़दार पर्वत है। देखिए, सक्रिय नहीं है अरावली, ये एक अवशिष्ट पर्वत है। डी गलत है, यही आंसर है। तो अरावली अब सक्रिय नहीं है, बल्कि यह एक अवशिष्ट पर्वत है जो कटाव के कारण छोटा हो गया है। खनिज की बात करें, यह तांबा, सीसा और जस्ता जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। जलवायु, यह थार मरुस्थल के विस्तार को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। हालांकि मानसून पवनें इसके समानांतर निकल जाती हैं, जिससे यहाँ वर्षा कम होती है। विस्तार, इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 48 हिस्ट्री का प्रश्न है, और ये हैं जोड़े मिलाइए प्राचीन लेखक और पुस्तकें। राजतरंगिणी किसकी रचना है। अर्थशास्त्र किसकी है। इंडिका किसकी है। हर्षचरित्र किसकी है। एक ही फ्रेम में इसको डालता हूँ। देखिए, राजतरंगिणी रचना है कलहण की, और अर्थशास्त्र है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है मेगास्थनीज की। इंडिका एक का बी, बी का ए, सी का डी, और डी का, मतलब एक का बी हो गया, दो का ए हो गया, और तीन का डी हो गया, और चार का सी हो गया। ये है इसका आंसर। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचनाकार, कलहण राजतरंगिणी के रचनाकार, कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है ये। बाणभट्ट हर्षचरित्र के रचनाकार, और मेगास्थनीज इंडिका के रचनाकार। ठीक है, पालतू पुस्तकें हैं, पालतू रचनाकार बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नंबर 49 पर आ जाइए। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में गठित फजल अली आयोग के अन्य दो सदस्य कौन थे। कौन थे। के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद देशव्यापी मांग उठी। सिफारिश, आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया, लेकिन भाषाई आधार पर प्रशासनिक सुविधा के साथ मान्यता दी। परिणाम, इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। ढांचा, इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिससे ब्रिटिश काल की पुरानी ABCD श्रेणी समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाइए। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम, इम्पोर्टेंट साम्राज्य है ये। कृष्णदेव राय इस साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, जो तुलुब वंश से संबंधित थे।
ठीक है, 4 राजवंश हैं इसमें, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडू। ये तुलुब से ही थे, याद रखना इनको, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तालीकोटा का युद्ध जो कि हुआ था 1565 में, इसने विजयनगर साम्राज्य के, यह विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। बिल्कुल तीसरा भी सही है। तो तीनों के तीनों यहाँ करेक्ट हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, सी में है ऑप्शन। देखिए, विजयनगर जो है दक्षिण भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने मध्यकाल में अपनी संस्कृति और कला को संरक्षित रखा। कृष्णदेव राय, उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने अमुक्तमाल्याद ग्रंथ की रचना की। युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, या इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दक्षिण के मुस्लिम सुल्तानों के संघ ने विजयनगर को पराजित करके हम्पी को नष्ट कर दिया था, जो कि विजयनगर की राजधानी थी। विरासत, हम्पी के अवशेष आज भी इस साम्राज्य के वैभव की गवाही देते हैं। नंबर 51, मुगल काल में मीर बख्शी पद का मुख्य दायित्व क्या था? मुगल काल में मीर बख्शी पद का मुख्य दायित्व था सैन्य विभाग का प्रबंधन और वेतन वितरण। पद, मीर बख्शी मुगल प्रशासन में सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। कार्य, वह मनसबदारों की भर्ती, उनकी सेना का निरीक्षण और घोड़ों को दागने की व्यवस्था की निगरानी करता था। देखिए, इसमें एक भ्रम भी है। यद्यपि वह सैन्य प्रमुख था, लेकिन युद्ध के समय सेनापति की भूमिका अनिवार्य रूप से उसके पास नहीं होती थी। सेनापति सुल्तान द्वारा अलग से नियुक्त किया जा सकता था। महत्व, यह पद प्रशासन के स्तंभों में से एक था जो साम्राज्य की सैन्य शक्ति और मनसबदारी व्यवस्था को बनाए रखता था। नंबर 52 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में अग्रहार से क्या तात्पर्य था? प्राचीन भारत में अग्रहार से तात्पर्य है ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, गुप्त काल और उसके बाद के शासकों द्वारा विद्वान ब्राह्मणों को धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान दी जाती थी। विशेषता, यह भूमि पूरी तरह से कर मुक्त होती थी, पॉइंट नोट करना, और इसका प्रशासनिक नियंत्रण भी अक्सर दान प्राप्तकर्ता के पास होता था। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, धर्म और ज्ञान के केंद्रों को बढ़ावा देना था। प्रभाव की बात करें तो इस प्रथा से ग्रामीण क्षेत्रों में सामंतवाद के उदय में मदद मिली और स्थानीय राजाओं की शक्ति में कुछ कमी आई। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाइए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो या अभी यूपीएससी सिविल सेवा होगा 24 मई को, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला शाह, सी है इसका आंसर। 21 को यूपी लेखपाल है, उसमें भी देख लीजिएगा, इसी तरह के प्रश्न मिल जाएंगे उसमें। देखिए, भूमिका जो है, मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक थे। अंग्रेज़ों ने उन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया और फैजाबाद के विद्रोह को संगठित किया। उनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वे अपनी पालकी के आगे ढोल बजवाते थे। अन्य नेता बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 54, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद का संबंध किस शासक के प्रशासन से था? देखिए, थोड़ा सा द्वंद्व है इसमें, ये अष्टप्रधान पूछ रहा है। अष्टप्रधान अगर नाम आ जाए तो शिवाजी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, शिवाजी महाराज। और अष्टदिग्गज आ जाए तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज, लेकिन यहाँ अष्टप्रधान है। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद है शिवाजी महाराज के शासनकाल से संबंधित। क्या है? शिवाजी महाराज ने शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रमुख पद इसमें पेशवा होता था, आमत्य होता था और सर-ए-नौबत होता था। ये पद थे। पेशवा प्रधानमंत्री है, अमात्य वित्त मंत्री है, सर-ए-नौबत सेनापति, ठीक है।
जवाबदेही, सभी मंत्री सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे और उनके पद वंशानुगत नहीं होते थे, ये अच्छी बात थी। प्रशासनिक कुशलता, इस व्यवस्था ने मराठा साम्राज्य को सैन्य और नागरिक प्रशासन में अत्यधिक कुशल बनाया। अब इस कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं इस प्रश्न से। 55वें नंबर का प्रश्न है, किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दी जाने वाली उपाधि का नाम अष्टदिग्गज था? तो अष्टदिग्गज क्या है? 8 तेलुगु कवि हैं कृष्णदेव राय के शासनकाल के। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य के महान शासक सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवियों को दी जाने वाली उपाधि थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल, जो कि उनका शासनकाल है 1509 से 1529, को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इन 8 कवियों को उनकी साहित्यिक सभा के 8 स्तंभ माना जाता था। ठीक है, ये अष्टदिग्गज कवियों के अगर मुख्य नाम एक बार हम देख लें तो पहला नाम है अल्लासानी पेद्दना, इन्हें आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। नंदी तिम्मन दूसरे, तेनाली रामकृष्ण तीसरे, धुर्जटी चौथे, पिंगली सूरना पांचवे और अय्यल्लू राजू रामभद्रुडू छठे, मद्यागिरी मल्लन सातवें और राम राजा भूषणुडू ये 8वें है। ये नाम पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, बस एक बार पता होना चाहिए मोटा मोटी। 56वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि का कौन सा भाग विशेष रूप से अंक गणित से संबंधित है? देखिए, सिद्धांत शिरोमणि जो है ना भास्कराचार्य की, इसके 4 भाग हैं। एक है बीजगणित, दूसरा है गोलाध्याय, तीसरा है ग्रह गणित और चौथा है लीलावती। लीलावती या अंक गणित यही है। ठीक है, तो लीलावती या अंक गणित यही है, सी है इसका आंसर। देखिए, ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि 1150 ईस्वी में रचित एक कालिजी ग्रंथ है। इसके 4 भाग हैं, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। जो लीलावती है वही अंक गणित है, तो लीलावती आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है सारे के सारे। लीलावती यह पुस्तक गणितीय समस्याओं को काव्य और पहेलियों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। खगोल गोलाध्याय में उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों की गति के नियमों की चर्चा की है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, सिद्धांत शिरोमणि के कौन से भाग में भास्कराचार्य ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों की गति के नियमों की चर्चा की है? तो उत्तर क्या है? गोलाध्याय। चलिए, 57वें नंबर का प्रश्न है, भारत के नामकरण के संदर्भ में हाथी गुम्फा अभिलेख में प्रयुक्त नाम क्या है? पुराणों में तो भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है और हुएनसांग ने भारत को यिंतू कहा है और हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत को कहा गया है भारतवर्ष। डी है इसका आंसर। देखिए, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से ही बन जाता है। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का है, ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है उल्लेख। इसमें सबसे पहले भारतवर्ष नाम का भौगोलिक संदर्भ में उल्लेख मिलता है। अन्य स्रोत, पुराणों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है और चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत को यिंतू या इंतू के नाम से संबोधित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, वो PDF फॉर्मेट में मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए। 58वें नंबर का प्रश्न है, सेंसस से प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 या जनगणना 2011 के संदर्भ में सत्य कथन है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बहराइच है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 912 है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद ही है, लेकिन न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बहराइच नहीं है, श्रावस्ती है। बहराइच दूसरे नंबर का है, तो केवल पहला और दूसरा ही यहाँ पर सही होगा। जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट कर दिए, चूँकि दूसरा सही है तो ए भी हट जाएगा।
उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात है 912, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। यह नवीनतम आधिकारिक जनगणना 2011 के आंकड़े हैं। जिलेवार स्थिति एक बार देख लीजिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का है जौनपुर, उसके बाद आजमगढ़ और तीसरा देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बागपत और तीसरा है हमीरपुर। अक्सर पहला नहीं पूछा जाता है क्योंकि सभी को पता रहता है, तो सर्वाधिक दूसरा तो याद रखिएगा आजमगढ़, न्यूनतम में बागपत। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यहाँ का जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती, न कि बहराइच। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है 46.74%। उत्तर प्रदेश के सबसे कम साक्षरता वाले जिले, प्रथम स्थान श्रावस्ती 46.74%, उसके बाद बहराइच उससे अच्छी साक्षरता 49.36%, बलरामपुर की और उससे अच्छी 49.51%, सबसे बुरी श्रावस्ती की। चलिए, शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स है। मौलिक अधिकार बनाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? 86वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। मिनी संशोधन इसको बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, मिनी संविधान। सी है इसका आंसर। अनुच्छेद 21 के ए में ये डाल दिया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। RTE राइट टू एजुकेशन कानून, इसे प्रभावी बनाने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये लागू हुआ भी याद रखना कब से लागू हुआ है। देखिए, इस संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 45 और मौलिक कर्तव्यों यानी 11वां कर्तव्य में भी बदलाव किए। यह भारत के मानव संसाधन विकास की दृष्टि में सबसे क्रांतिकारी संवैधानिक कदम माना जाता है। चलिए, 60वें नंबर का प्रश्न है, सही जोड़े का मिलान कीजिए। संवैधानिक प्रावधान हैं और स्रोत जिस देश से वो लिए गए होंगे। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन। मौलिक अधिकार सभी को पता होगा, अमेरिका के संविधान से है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड या आयरिश से हो गए। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की हो गई और संविधान संशोधन है दक्षिण अफ्रीका का। तो 1 का बी है, 2 का ए है, 3 का डी है और सी का 4 का सी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यूएस से हो गए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हो गए। इसके सामने कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कई बार मैं बता चुका हूँ, पढ़ लीजिएगा इसको। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की हो गई और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका का। तो ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। बाकी फुल टेस्ट PDF से आप जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दिए। छोटा सा अमाउंट है, 1 टाइम पेमेंट पूरे 1 साल के लिए।